जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ब्लड सेक्ट का पीछा कर रहा था और ब्लड सेक्ट का सेनापति सर्पेंट सेक्ट से लड़ रहा था, लेकिन तभी ब्लड सेक्ट के बाकी लोग जियान को नोटिस कर लेते हैं और जियान को उनके सामने आना पड़ता है। ब्लड सेक्ट का यंग पैट्रियार्क कहता है कि मुझे पता है कि तुम मैप के इस टुकड़े के पीछे हो, लो और इसे ले लो, लेकिन तुम्हें मुझे पहले इसका सीक्रेट बताना पड़ेगा कि आखिर ये मैप का टुकड़ा किस चीज का है। जियान उसे बताने से मना कर देता है, जिस पर जब उसको गुस्सा आ जाता है तो वो सैनिकों से इस पर हमला करवा देता है। सभी सैनिक जियान पर हमला कर देते हैं, लेकिन जियान उन सभी को अकेला ही संभाल लेता है। अब चीफ फिर खुद आगे आता है। हालांकि एल्डर उसे रोकते हुए कहते हैं कि वो इससे लड़ सकता है, लेकिन चीफ जियान को खुद मारना चाहते हैं। चीफ उसे कह देता है कि अगर जियान डरकर भागने लगे तो तब तुम उसे पकड़ लेना, और फिर चीफ जियान पर हमला कर देता है और उनमें स्पॉट बैटल होने लगती है, जिसमें हम जियान को भारी पड़ता हुआ देख पाते हैं। दोनों बहुत आइकॉनिक लेवल की फाइट कर रहे होते हैं, जिसके बाद जब चीफ नहीं जीत रहा होता है तो वो अपनी स्पिरिचुअल पावर यूज करता है। वो अपनी तलवार दूर रखकर अपनी फ्लेम्स निकालता है। एल्डर्स भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं यंग पैट्रियार्क के पास ये स्किल भी है, उसे नहीं पता था। पैट्रियार्क को यंग पैट्रियार्क से काफी उम्मीदें हैं और शायद ये सारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। याओ लाओ जियान को समझाते हैं कि तुम्हें केयरफुल होना होगा, हमारा स्पिरिट माइटी के साथ कोई मुकाबला नहीं है, यानी अब उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। जियान भी फिर अपनी फ्लेम्स को निकालता है और वो दोनों अब एक दूसरे को अपनी फ्लेम से सरपास करने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहले तो जियान कमजोर पड़ता है, लेकिन फिर तभी जियान की फ्लेम्स बढ़ने लगती हैं और यंग पैट्रियार्क को घेर लेती हैं। यंग पैट्रियार्क को दूर हटना पड़ता है। एल्डर आकर उसको संभालता है और सलाह देता है कि अभी हमारे लिए अच्छा यही है कि हम यहाँ से भाग जाएं, वरना ये हम दोनों को मार डालेगा। लेकिन यंग पैट्रियार्क भागने से मना कर देता है और कहता है कि हमें बस इसे थोड़ा समय तक संभालना है, सेनापति आता ही होगा। अब फिर हम सेनापति को देखते हैं जो सर्पेंट सेक्ट के एल्डर को मार देता है और फिर वापस ब्लड सेक्ट के लोगों की तरफ आने लगता है। वहीं जियान भी अब उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। यंग पैट्रियार्क कहता है कि मेरे पापा फैन लाओ एक फाइटिंग किंग है, अगर तुमने हमें कुछ भी किया तो वो तुम्हें तुम्हारे परिवार सहित खत्म कर देंगे। जियान नहीं डरता और वो आगे बढ़ता ही जा रहा था। एल्डर उसको बचाने के लिए उसको पीछे करके खुद आगे जाते हैं और एल्डर और जियान की अब फाइट होने लगती है। जियान एल्डर के हर एक अटैक से आसानी से बच जाता है और उन पर काउंटर अटैक करके उन्हें घायल भी कर देता है। एल्डर अपनी अलग अलग एबिलिटीज का यूज करके जियान पर हमला करते हैं, लेकिन जियान अपनी फ्लेम से उनकी हर एक चाल को खत्म कर देता है और फिर अपनी फ्लेम से उन्हें भस्म कर डालता है। यंग पैट्रियार्क ये देखकर डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। याओ लाओ कहता है कि उसे जाने मत देना, और तभी भागते हुए यंग पैट्रियार्क का पेट फाड़ते हुए कोई चीज उसे जान से मार डालती है। ये चीज असल में क्वीन मेडुसा की स्नेक फॉर्म है, जिसने उसे मार दिया है। अब फिर तभी याओ लाओ को सेनापति के आने की अनुभूति होती है, इसलिए वो जियान को तुरंत वहाँ से दूर जाने को कहता है। जियान विंग्स निकालकर फुल स्पीड में सारा ट्रेजर लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ सेनापति आता है, जो पहले तो ब्लैक स्कल टॉम के लोगों को मरा देखता है और फिर अपने ही सैनिकों को मरा देखता है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन तभी उसे यंग पैट्रियार्क भी मरा हुआ दिखता है और उसको देखकर वो काफी रोता है और अपनी पार्स का यूज करके पता लगा लेता है कि यहाँ क्या क्या हुआ था और इसे किसने मारा है। वो कहता है कि तुम कोई भी हो, मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहीं जियान अब बहुत दूर आ चुका है और अब ये लोग उस शहर से निकल चुके हैं। जियान को वही एक गुफा दिखती है और वो आज रात इस गुफा में व्यतीत करने का डिसाइड करता है। जियान अब उस मैप के टुकड़े को पुराने 2 टुकड़ों के साथ मिलाता है। ये टुकड़े उसने 3 साल से रख रखे थे। अब मॉन्स्टर फायर तक पहुंचने के लिए उसे सिर्फ एक टुकड़ा चाहिए। जियान अब ये नन यांग पिल निकालता है। याओ लाओ जियान को इसे खाने को कहता है, क्योंकि जियान का इसे अपने पास रखना सेफ नहीं है। जियान ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन याओ लाओ उसे समझाता है कि तुम्हें ये नन यांग पिल को खाना है। जियान कहता है कि लेकिन मैं इसे ऐसे ही साबुत कैसे खा सकता हूँ, इसको लेने की पूरी एक प्रोसीजर है। लेकिन याओ लाओ कहता है कि ये ऐसे भी असर करेगी, तुम सिर्फ इसे खाओ। जियान फिर उनकी बात मानते हुए
इसे खा जाता है और एक्सपेक्ट करता है कि कुछ होगा, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता। जिस पर जब वो अपने टीचर से पूछता है तो टीचर बताते हैं कि ये कोई नॉर्मल बाकी पिल्स की तरह नहीं है जो तुम्हें लेते ही अपना असर दिखा देगी। इस मेडिसिन का असर तब होगा जब ये एक्टिवेट होगी। बॉडी के अंदर पूरी तरह से एक्टिवेट करने के लिए नेचर का सहारा लेना होगा। नेचर इनके अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट्स को अनलॉक कर सकती है, लेकिन क्योंकि तुमने अभी सिर्फ एक ही शॉट मिला है, जब ये एक्टिवेट होगी तो काफी दर्द होगा जिसे हर कोई नहीं सह सकता है। इसमें जान जाने का भी रिस्क है, लेकिन तुम्हारे साथ क्योंकि मैं हूँ इसलिए ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। ये दर्द बड़े बड़े लोग भी नहीं सह पाते हैं। जियन कहता है कि लगता है आप बहुत बड़े बड़े लोगों से पहले मिल चुके हो जो आपको ये सब पता है। याओलाओ कहता है कि मेरे बारे में तुम मत जानो, अभी मेरे बारे में जानना तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकता है। जियन पूछता है कि तो ये पोशन अभी मेरे ऊपर मतलब कुछ वर्क नहीं करेगा। याओलाओ कहता है कि ऐसा नहीं है। ज़्वानलोंगडैन ड्रैगन मैजिक बॉक्स रिफाइनिंग की 6th ऑर्डर की पिल है। अगर थोड़ा थोड़ा तुम इसे एब्जॉर्ब करते रहे तो कुछ पार्ट्स मिलती रहेंगी। उनमें से कुछ का यूज करके तुम बहुत बड़ी साउंड वेव क्रिएट कर सकते हो। वो साउंड वेव इतनी स्ट्रॉन्ग होगी कि तुम कई सारे दुश्मनों को एक साथ घायल कर सकते हो। अब जियन उनके बताए गए तरीके को सीखकर मेडिटेट करने बैठ जाता है और अपनी इस एबिलिटी पर वर्क करने लगता है। और फिर तभी थोड़ी देर बाद उसके अंदर से एक स्पिरिट ड्रैगन निकलता है जो इतनी ज्यादा साउंड वेव निकालता है कि आसपास की पूरी गुफा ही हिल जाती है। आसपास के जंगल तक इसका असर जाता है, लेकिन इसके बाद जियन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और हांफने लगता है। याओलाओ उसे संभालता है और कहता है कि तुमने इस एबिलिटी को प्राप्त कर लिया है, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा इसको यूज करना तुम्हारे थ्रोट के लिए हानिकारक हो सकता है। इसको तुम्हें साउंड फाइटिंग के साथ यूज करना है। जियन उनके पास जाता है और कहता है कि आप ये नन्या ज़्वानलोंगडैन के साथ काफी फेमिलियर हैं। आपको पता है कि कैसे ड्रैगन कॉन्वेनेंट को बाहर निकालने के लिए फोर्स करे। ये जो एबिलिटी उसने प्राप्त की है इसका नाम ड्रैगन कॉन्वेनेंट है। जियान फिर कुछ सोचने पर समझ जाता है कि टीचर ने ही इसको क्रिएट किया है। वो लोग सुबह फिर बाहर जाते हैं और टीचर कहते हैं कि ये नन्या ज़्वानलोंगडैन मैंने ही क्रिएट किया है। मेनलैंड के अंदर केवल 2 ही लोग ऐसे हैं जो इसे क्रिएट कर सकते हैं, एक मैं और दूसरा मेरा पुराना स्टूडेंट। जब वो छोटा था तब उसने अपने माँ बाप को खो दिया था, तो मैंने उसे अपने यहाँ पाला और उसे बड़ा किया। वो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग डिसाइपल बना और मैंने उसे काफी कुछ एबिलिटीज और स्किल्स सिखाए। वो मेनलैंड का बेस्ट मेडिसिन प्यूरिफायर बन गया, लेकिन एट लास्ट उसने धोखा देने का डिसाइड किया। अब जो मैं अपनी स्पिरिट फॉर्म में हूँ वो उसी की वजह से हूँ। जियान को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। याओलाओ कहता है कि ये अच्छा हुआ कि तुम मुझे मिल गए। जियान कहता है कि हमें ब्लैक सील सिटी अभी नहीं छोड़ना चाहिए था, वो हमें वहीं मिल सकता था, क्योंकि क्या पता वो ही ये पिल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हो। याओलाओ कहता है कि अगर वो हमें मिल भी जाता तो तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि तुम उसे हरा सको, इसलिए उससे हमें तभी भिड़ना चाहिए जब हम उतने स्ट्रॉन्ग हो जाएं। हालांकि याओलाओ जियान की बॉडी को यूज करके उससे लड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पास में ही सोल टेम्पल है, जिस वजह से याओलाओ ऐसा नहीं करेंगे। अब जियान अपने टीचर के पास आता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि एक दिन वो जरूर उनके पुराने डिसाइपल को सरपास करेगा। टीचर जब देखते हैं कि माहौल बहुत गर्म हो रहा है तो वो हंसने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम पर गर्व है। अब जियान फिर कैनान कॉलेज जाने का डिसाइड करता है, लेकिन वो कॉलेज इतना एडवांस था कि वो हर तरह की चीटिंग को रोक लेता है। यानी अगर कॉलेज के अंदर जियान याओलाओ को अपने रिंग में रखकर कंपटीशन में भाग लेगा तो वो समझ जाएंगे, इसलिए याओलाओ को उस समय जियान से दूर ही रहना होगा। अब वो फिर तुरंत कैनन कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ समय में ही कैनन कॉलेज पहुंच जाते हैं। ये पीस टाउन है और जियान अब एंट्री लेता है और एंट्री गेट पर सैनिक यहाँ सभी लोगों को एक पिल खाने को दे रहे थे और कह रहे थे कि अगर तुमने किसी को अंदर जान से मारा तो ये पिल हमें बता देगी। कैनन कॉलेज के गेट पर काफी सारी मिस्टीरियस चीजें थी। वो लोग जियान को भी मर्डरस इंपल्स देने लगते हैं, तो जियान कहता है कि वो कैनन कॉलेज का स्टूडेंट है। वहाँ एक आदमी जियान से उसकी डिटेल पूछता है, जिसमें जियान जब अपना नाम और अपनी एज 18 बताता है तो वो समझ जाता है कि ये वो ही है जिसने पहले दिन ही 2 साल की हॉलीडेज मांग ली थी।
वो फिर जियान को कैनन कॉलेज तक जाने वाली गाड़ी में बैठा देता है और कहता है कि कल वहाँ एनुअल टूर्नामेंट है और अच्छा है कि तुम एक दिन पहले ही आ गए। जियान उड़ने वाली गाड़ी में बैठकर कैनन कॉलेज की तरफ निकल जाता है। कैनन कॉलेज के अंदर टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका था और जी जूनियर सभी को हराते हुए आगे बढ़ रही थी। सभी लोग जी जूनियर का नारा लगा रहे थे, लेकिन जी जूनियर खुश नहीं थी क्योंकि जियान अभी तक वापस नहीं आया है। अब फिर होस्ट अगले मैच की अनाउंसमेंट करता है जो जियोफेन और जियान के बीच होगा, लेकिन क्योंकि यहाँ जियान था ही नहीं इसलिए जी जूनियर और ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ जियान की एंट्री होती है और जी जूनियर उसको देखकर काफी खुश हो जाती है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान ने ब्लड सेक्ट के यंग पैट्रियार्क को मार दिया था और वहाँ का पैट्रियार्क बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया है, जिससे मैं पिछले एपिसोड में सेनापति कह रही थी। असल में वो उसके फादर थे और वो सेनापति नहीं बल्कि ब्लड सेक्ट के पैट्रियार्क थे। जियान को अब ट्रेजर मिल गया है, लेकिन उसको साथ ही साथ एक दुश्मन भी मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ कैनन कॉलेज, जिसके अंदर एनुअल टूर्नामेंट हो रहा था, जो भी इस टूर्नामेंट में टॉप 20 पर होगा वो कॉलेज के ट्रू हार्ट में जाने के लिए क्वालिफाई हो जाएगा। जियान जो कि 2 साल से एब्सेंट था वो अब आ चुका है। जी जूनियर उसको देखकर काफी खुश होती है, लेकिन उसके सेकंड कजन जिसका नाम जियाओ यू है वो चिढ़ जाती है क्योंकि पहले ये और उसका भाई जियान से काफी नफरत करते थे। सभी सहेलियां जियान को देखकर काफी खुश होती हैं क्योंकि उन्होंने जी जूनियर के मुंह से जियान के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन जियान के फिजिक को देखकर लगता नहीं था कि वो कोई वॉरियर है, इसलिए सबको लगने लगता है कि ये यहाँ 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। जियान की फाइट अब जिससे होने वाली है उसका नाम जू बेंग है और ये 9 स्टार दो मास्टर है और इसकी दो स्किल मिड जुआन लेवल की है। इसने काफी सारी ओपोनेंट को यूं ही हरा दिया है। सभी सहेलियां सोचने लगती हैं कि क्या जियान इसको सहन कर भी पाएगा या नहीं। जियाओ यू कहती है कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि इन 2 सालों में इसने एक भी क्लास नहीं लगाई है। टीचर रोलिन उन्हें शांत करती है और कहती है कि ये येलो लेवल 2 क्लास का मेंबर है, जरूर ये कुछ तो कर ही लेगा। किसी को भी जियान के जीतने की आशा नहीं है और सभी को जियान पर तरस आने लगता है। बाइशन भी जियान को देखना चाहता था क्योंकि वो जी जूनियर को पसंद करता है, लेकिन जी जूनियर की पसंद जियान है। जू बेंग उससे पूछता है कि क्या तुम ही जियान हो, जिस पर जब जियान हाँ करता है तो वो उसको चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम उसे बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। जियान कहता है कि अगर ऐसा है तो साबित करके दिखाओ। वही एल्डर के बगल में एक लड़की खड़ी थी और वो जियान को देखकर कहती है कि पता नहीं जी जूनियर को जियान में क्या ऐसा दिखा जो जियान को इतना मिस करती है। तभी एल्डर को जियान के अंदर फ्लेम्स नजर आती हैं और वो समझ जाती हैं कि जियान बहुत शक्तिशाली है। ज़्यूबेंग कहता है कि इस कॉलेज में काफी लोग तुम्हारा पराक्रम देखना चाहते हैं, अब दिखाओ कि आखिर तुम क्या चीज हो। अगर तुम आज हार गए तो आने वाले कई साल तुम्हारे लिए बदनामी से भरे होंगे। मैं आज तुम्हें जी जूनियर के सामने ही पीटूंगा। ये कहकर वो अपने भाले को जियान की तरफ कर देता है। जियान कहता है कि फिर तो मुझे इस सब दिक्कत से डरना चाहिए, तो चलो मैं ये दिक्कत तुम्हें हराकर खत्म ही कर देता हूँ। जियान बहुत स्टाइल में अपनी तलवार को वहीं रख देता है और कहता है कि मैं बिना तलवार से तुमसे लड़ूंगा। अब ज़्यूबेंग गुस्से में जियान को मारने के लिए जियान पर हमला कर देता है, लेकिन जियान बहुत आराम से खड़ा था और जब उसका भाला उसे लगने ही वाला था तो जियान अपने पन से उसके भाले को एक ही बार में रोक देता है और उस पन से वो ज़्यूबेंग को दूर फेंक डालता है। ज़्यूबेंग नीचे जाकर गिरता है और वो इतना घायल हो जाता है कि अब वो उठ भी नहीं पाता। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और ज़्यूयू कहती है कि इस शैतान ने काफी प्रोग्रेस कर ली है। अब समझ आया कि क्यों जी जूनियर जैसी लड़की जियान के पीछे पड़ी है। बाइशन कहता है कि इस लड़के में कुछ तो बात है, लेकिन जी जूनियर सिर्फ मेरी है। एल्डर्स भी ये देखकर हैरान है क्योंकि जियान ने उसे एक पंच में हरा दिया है। ये लड़का कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। एल्डर अपने पास खड़ी उस लड़की से कहता है कि जरूर तुम या फिर बाइशन इस लड़के को टक्कर दे पाओगे, वरना बाकी सब तो इससे हार ही जाएंगे। लड़की कहती है कि मैं इसे कम्पीट करना चाहूंगी और अगर मैं जीत गई तो इस लड़के को धक्के मारकर इस कॉलेज से निकाल दूंगी। ये लड़की बहुत एरोगेंस में रहती है।
अब सभी को पता चल जाता है कि जियान ग्रेट डॉ मास्टर है। इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी रैंक हासिल करना छोटी बात नहीं है। जियान अब एल्डर्स को ग्रीट करके जी जूनियर को देखता है और उसके पास चला जाता है। वहाँ वो एक दूसरे को देखकर इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जियान जी जूनियर को सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं लेट हो गया हूँ। जी जूनियर भी कहती है कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। बाइशान ये देखकर गुस्से में आ जाता है और आसपास की सहेलियां सो रोमांटिक कहकर जलने लगती हैं। अब क्योंकि सब लोग उन्हें ही देख रहे थे इसलिए उन्हें भी थोड़ा एम्बैरेसिंग लगता है। और फिर जियान टीचर रॉलिन को ग्रीट करता है। टीचर रॉलिन जियान को ताना मारते हुए कहती है कि क्या तुम्हें याद भी है कि मैं तुम्हारी टीचर थी। मैंने तुम्हारा 1 साल से इंतजार किया और कई बार अथॉरिटी से तुम्हारे लिए डांट खाई। वहाँ जियाओ युआ का टीचर रॉलिन को शांत करने की कोशिश करती है और कहती है कि जियान ने बहुत गलत किया, लेकिन अब क्योंकि ये टूर्नामेंट में अच्छा कर रहे हैं इसलिए इनको माफ कर दीजिए। अगर ये जीत गए तो कॉलेज में आपकी रैंक भी बढ़ जाएंगी। जियान भी उनको यकीन दिलाता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। टीचर रॉलिन मान जाती है और उसको फिर उसका कमरा दिखाने ले जाती है क्योंकि अब अगले 2 दिन में और भी खतरनाक फाइट जियान को लड़नी है। जियान अब वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी वो बाइशन को नोटिस करता है जिसके अंदर से लाइटनिंग निकल रही थी और बाइशन जियान को गुस्से में भी देख रहा था। जियान समझ जाता है कि यहाँ के डॉन ये हैं और ये कुछ गड़बड़ करने वाले हैं। वहीं अब हम एल्डर्स को देखते हैं जो जियान के सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं और उन्हें जियान के बारे में सब पता चल जाता है कि कैसे जियान ने खुद से ही यूनलिन सेक्ट से दुश्मनी मोल ले ली और वहाँ की डॉकिंग को भी मार डाला। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जियान डॉजैंग लेवल के वॉरियर से भी बचकर यहाँ आ गया। जियान एक जीनियस है और ये हमारे कॉलेज के लिए काफी अच्छी बात है। अगर हम उसे अच्छे से ट्रेन करें तो वो नंबर 1 बन सकता है। यूनलिन सेक्ट में केवल एक ही डॉजोंग है और वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए जियान को हमें रखने में कोई दिक्कत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम जियान को कल्टीवेट करते हुए देखते हैं, लेकिन तभी उसे बाइशन के आने की अनुभूति होती है और वो तुरंत अपनी तलवार को लेकर बाइशन से मिलने बाहर जाता है और वो दोनों अब आमने सामने खड़े हैं। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान कैनन कॉलेज में आ गया है और वहाँ उसने ज़्यू बेंग को हरा दिया है। वो रात में अब रेस्ट कर ही रहा था कि तभी वहाँ उसके पास बाइशन आता है और जियान बिना डरे उससे मिलने जाता है। दोनों अब आमने सामने खड़े हैं। बाइशन जियान को जी जूनियर से दूर होने को कहता है। हालांकि जियान जब साफ मना कर देता है तो बाइशन अपना लाइटनिंग एट्रीब्यूट निकालने लगता है और कहता है कि वीक लोगों को चुनने का अधिकार नहीं होता। जियान लाइटनिंग एट्रीब्यूट देखकर हैरान है क्योंकि उसने बहुत कम ही एट्रीब्यूट वाले लोगों से फाइट की है। बाइशन लाइटनिंग एट्रीब्यूट के साथ सीधे जियान को मारने के लिए आगे बढ़ता है और जियान भी उस पर काउंटर अटैक करने के लिए उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ जी जूनियर आकर अपनी पावर से बाइशन को रोक देती है और वहाँ आकर बाइशन से पूछती है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। बाइशन कहता है कि मैं सिर्फ जियान से डिस्कस करने के लिए आया था। आखिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तो बस अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहा था और इसलिए जियान के फायर एट्रीब्यूट को परख रहा हूँ। ये सब झूठ सुनकर जी जूनियर को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम मेरे सीनियर थे, इसलिए तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हुए हमेशा मैंने तुमसे पोलाइटली बात की है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। तुम अब मुझे रूट होने के लिए फिर ब्लेम मत करना। बाइशन जियान से कहता है कि अगर तुम मर्द हो तो एक लड़की के पीछे मत छुपो। जी जूनियर को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर्स निकालकर उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन जियान उसे रोकता है और कहता है कि अच्छा होगा कि हम लड़के ही आपस में इसको निपट ले। जियान बाइशन से पूछता है कि क्या तुम सच में फाइट करना चाहते हो? बाइशन कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं होगा। अब तभी वहाँ टीचर रॉलिन आ जाती है और बाइशन को डांटते हुए कहती है कि किसके पास क्या चारा नहीं होगा। तुम एक नंबर के निकम्मे हो
जो कॉलेज के रूल्स को भी नहीं मान रहे हो। कॉलेज में इंटरनल फाइट एकदम मना है। अगर तुम जियान को चैलेंज करना ही चाहते हो तो तुम टूर्नामेंट के अंदर कर सकते हो, इससे तुम्हें बदनामी की जगह नाम मिलेगा। जियान जी जूनियर के साथ अब आगे जाने लगता है, लेकिन बाइशन उसे रोकता है कि मैं तुमसे जरूर लड़ूंगा और तुम्हें सबक सिखाऊंगा। बस टूर्नामेंट में तुम किसी से नॉकआउट मत हो जाना और बाद में फिर आज की तरह किसी लड़की के पल्लू का सहारा मत लेना। जी जूनियर ने जिसको पसंद किया है, मैं आशा करता हूँ वो कायर नहीं होगा। जियान जाते जाते अपने फायर एट्रीब्यूट की वेव छोड़ता है, जिससे बाइशन एक पल तो डर जाता है और वो उसकी ही बेइज्जती कर देता है। बाइशन गुस्से में कहता है कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें ये कॉलेज छोड़ना होगा। जियान उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि लोग तुम्हें बाइशन बुलाते हैं, इडियट नहीं। बाइशन की जी जूनियर और टीचर के सामने बहुत बुरी बेइज्जती हो चुकी है। बाइशन बहुत ज्यादा ताकतवर है और वो कहता है कि जी जूनियर सिर्फ मेरी है और मैं उसे तुम्हारी नहीं बनने दूंगा। जियान और जी जूनियर अब छत पर जाकर मून देखने लगते हैं और ये जी जूनियर को काफी पसंद आ रहा था। जियान उसके इन 2 सालों का हालचाल पूछता है और फिर उसे अपने हालचाल बताता है कि वो इन 2 सालों में कहाँ और कैसे रहा। जियान बताता है कि जब उसने उतान सिटी छोड़ दी तब वो वॉरक्राफ्ट माउंटेन पर प्रैक्टिस करने के लिए चला गया था और फिर अब तक जो कुछ हुआ वो उसे बताता है। वो कहता है कि उसे वॉरक्राफ्ट माउंटेन्स की डेप्थ में जाकर छुपना पड़ा और गामा एम्पायर से बचकर भागना पड़ा। युन लैंगसोंग ने मुझे मारने की पूरी कोशिश की और उसकी सेक्ट मास्टर युनजी ने तो मुझे पकड़ ही लिया था। युनजी मुझे पकड़कर मारने की भी शक्ति रखती थी, लेकिन उसे हमारी पुरानी फ्रेंडशिप की याद आ गई और उसने मुझे जाने दिया। अब युनसेक की पहुंच कैनन कॉलेज तक नहीं है, इसलिए जियान यहाँ एकदम सेफ है। ये सब नीचे खड़ी टीचर रॉलिन भी सुन रही थी और वो दुखी होते हुए सोचती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी सी उम्र में इसे इतना कुछ झेलना पड़ा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि अब ये इतना ताकतवर क्यों है। अब जियान जी जूनियर से बहुत इम्पोर्टेंट बात पूछता है। वो दोनों कमरे में जाते हैं और जी जूनियर जियान को चाय पीने के लिए देती है। जियान कहता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे तुम्हारा सच अब जानना ही होगा। जी जूनियर कहती है कि जो तुम्हें जानना है वो मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। जियान कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम युन लैंगसोंग को छोड़ा था तब युन लैंगसोंग ने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी जियाओ फैमिली पर हमला कर दिया था। जब तक मैं वापस आया तब तक जियाओ फैमिली को काफी लॉस हो चुका था। कई सारे ट्राइब्स वाले लोग हमारे मारे गए और कई सारे घायल हो गए। ये सुनकर जी जूनियर को गुस्सा आ जाता है और कहती है कि ये लैंगसोंग ने हद पार कर दी है। जियान आगे बताता है कि मेरे फादर ने फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे फाइट की। अकेले ही वो कईयों पर भारी पड़ने लगे, लेकिन तभी लड़ते लड़ते वो कहीं गायब हो गए। तब से वो लापता है। जी जूनियर कहती है कि कहीं युनसेक ने तो उन्हें नहीं पकड़ लिया। जियान कहता है कि जितनी इन्फॉर्मेशन अभी मेरे हाथ लगी है उसके हिसाब से तो नहीं, वो अभी के लिए तो शायद डेंजर से बाहर है, लेकिन ये नहीं पता कि वो कहाँ है। मेरे ख्याल से कोई दूसरी पावरफुल मिस्टीरियस शक्ति इस मैटर में इन्वॉल्व है और वो ही मेरे फादर को लेकर गई है। वो फिर जी जूनियर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम जियाओ फैमिली से नहीं हो और तुम्हारा बैकग्राउंड बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं तुम्हारे पीछे खड़ी पार को अच्छे से जानता हूँ। तुम्हारा जियाओ फैमिली से कुछ नाता था, इसलिए तुम बचपन से हमारे साथ रही हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या मेरे पापा के डिसअपीयरेंस के पीछे क्या तुम्हारी फैमिली का हाथ तो नहीं। ये सुनकर जी जूनियर थोड़ा घबरा सी जाती है। जियान उसे शांत करता है और कहता है कि शायद तुम इस बारे में ना जानती हो, लेकिन क्या तुम अपनी फैमिली से इस बारे में पूछ सकती हो। मुझे जल्द से जल्द ये न्यूज चाहिए कि मेरे फादर ठीक हैं। जी जूनियर कहती है कि मेरी फैमिली इसके पीछे नहीं होगी। ये जिस पावरफुल मिस्टीरियस फोर्स की बात तुम कर रहे हो वो शायद उतनी सिंपल नहीं जितनी हमें लग रही है। अगर मेरी फैमिली ऐसा कुछ करती तो मुझे जरूर पता होता। जियान को बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई भी ऐसे ही उसके फादर को उठाकर ले गया है।
आखिर ये हो कैसे सकता है? जी जूनियर जियान को संभालती है और कहती है कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो जिया फैमिली से जरूर रिलेट करता है, लेकिन इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। जियान कहता है कि मुझे डर है कि इसमें कहीं यून सेक्ट ही ना हो। ये सेक्ट इतनी सिंपल सेक्ट नहीं जितना हमें लगता है। जी जूनियर कहती है कि मेरे पास एक आदमी है जो इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी हेल्प करेगा। जियान कहता है कि शायद अभी मुझे इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ। अगर वो शक्ति मेरे सामने भी आ गई तो मैं उसे हराकर अपने पापा को वापस नहीं ला पाऊंगा, इसलिए पहले मुझे स्ट्रॉन्ग होने पर फोकस करना चाहिए। अब एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर जियान अपने कमरे में चला जाता है। अब फिर जी जूनियर के सामने वो शैडो मैन आता है, जिसे जी जूनियर कहती है कि किसी को ये पता करने भेजो कि क्या गामा एम्पायर में किसी मिस्टीरियस पावरफुल के होने के ट्रेस मिले हैं क्या, एंड मुझे युन लैंगजॉन के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। शैडो मास्टर फिर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने जियान को कैनन कॉलेज में वापस आते हुए देखा, जहाँ उसने जू पेंग को एक ही बार में हरा दिया था। अब इतने सालों बाद जियान और जी जूनियर रीयूनाइट हो गए हैं और जियान को ये भी कंफर्म हो गया है कि जिस मिस्टीरियस पावर ने उसके पापा को गायब किया है, उस मिस्टीरियस पावर का जी जूनियर के साथ कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जियान को और स्ट्रॉन्ग होना होगा, ताकि जब उसे अपने पापा के बारे में पता चले तो वो बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत अपने पापा को बचा सके। अब फिर जियान जी जूनियर के साथ कॉलेज घूमने लगता है और रास्ते में बच्चे जियान को देखकर कहते हैं कि ये तो वही है जिसने जू पेंग को एक ही पंच में मार डाला था, लेकिन आज जो इसका ओपोनेंट होने वाला है वो जू पेंग से काफी ज्यादा ताकतवर है। अब फिर वो सभी लोग टूर्नामेंट वाली जगह पर पहुंचते हैं और वहां जियान को आता देख उसके अंदर की एंटी फ्लेम रिफ्लेम को देखकर एल्डर समझ जाते हैं कि जियान आ गया है। वहां एक मेडिसिन एक्सपर्ट भी बैठे थे। वो कहते हैं कि इस टाइप की फाइटिंग स्पिरिट मेडिसिन पिल को रिफाइन करने के लिए यूज नहीं की जाती है। एल्डर बताता है कि जियान ने गामा एम्पायर के एल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदर हुई चैंपियनशिप को जीत लिया था। अगर ये लड़का तुम्हारी फील्ड में आ गया तो तुम्हारे रिकॉर्ड को भी तोड़ सकता है। एल्केमी मास्टर कहता है कि तुम सच कह रहे हो, लेकिन इसको एक मास्टर की जरूरत है। ताकत कितनी भी क्यों ना ज्यादा हो, अगर उसे एक डायरेक्शन ना मिले तो वो वेस्ट ही है। अगर वो मेडिसिन सीखने में इंटरेस्टेड है तो मुझे उसे अपना स्टूडेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर जियान वहां आकर बैठता है और वो एल्डर्स को देखता है। जियान उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग था कि जियान को उनके अंदर की स्पिरिट देखने में सफोकेशन होने लगती है। इसलिए वो जी जूनियर से इनके बारे में पूछने का डिसाइड करता है। जी जूनियर बताती है कि लेफ्ट साइड के 3 एल्डर्स आउटर कोर्ट के वाइस प्रेसिडेंट्स हैं और बाकी 2 प्रेस्टीजियस एल्डर्स हैं। वाइस प्रेसिडेंट की स्ट्रेंथ तो होंग लेवल की है। जो साइड में बैठे हैं वो एल्केमी डिपार्टमेंट के हेड हैं। एल्केमी डिपार्टमेंट आउटर और इनर हॉस्पिटल से एकदम इंडिपेंडेंट होकर काम करता है, इसलिए इनके पास बहुत ज्यादा पावर है। वाइस प्रेसिडेंट से भी इनको इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जियान सोचने लगता है कि यहाँ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अजीब तरीके से किया गया है। टीचर रॉलिन जियान को समझाती है और कहती है कि बेशक तुम्हारी इंटरनल स्ट्रेंथ मजबूत है, लेकिन 2 बातों को फिर भी तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहला कि कन्वीनियंस मेडिसिन रिफाइनिंग सिस्टम है, जिस वजह से इसके टीचर के पास बहुत स्पेशल स्टेटस होता है। दूसरे लोग कॉलेज के अंदर रूल और रेगुलेशंस लाने वाले हैं। यहाँ की ड्यूटीज बहुत ज्यादा टफ होती हैं, इसलिए जिनके पास यहाँ आने की ऑथराइजेशन होती है, हमारे पास उनको अरेस्ट करने का अधिकार होता है। जियानन कॉलेज और ही सियाओ के बीच खूनी दुश्मनी है, इसलिए हमें ये सब कदम उठाने पड़ते हैं। जियान सब समझ जाता है और फिर टीचर रॉलिन उसे अपना बेस्ट परफॉर्म करने को कहती है, क्योंकि जियान के लिए टॉप 20 के अंदर आना टफ नहीं है और जियान की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तो टीचर को लग रहा था कि हम टॉप 5 में भी आ सकते हैं। और फिर तभी हम एक लड़के को देखते हैं जो जियू को हेलो कहने की कोशिश करता है, लेकिन जियू उसे माथा पीट लेती है। असल में ये लड़का जियू को पसंद करता है और इस लड़के की ये फाइट जियान से होने वाली है। ये लड़का दिल का अच्छा है
और स्वभाव से फनी है। जी जूनियर बताती है कि ये न सिर्फ एल्केमी अच्छे से जानता है बल्कि फाइटिंग स्पिरिट भी इसकी सबसे अलग है। जियान इसकी पावर पूछता है, जिस पर जीयू बताती है कि ये 3 स्टार पर है, लेकिन ये पूरी तरह से एल्केमी में पारंगत है और इस वजह से इसके पास कुछ खास स्किल्स हैं। अब एल्डर्स फिट टूर्नामेंट स्टार्ट करते हैं और टूर्नामेंट के अंदर सबसे पहले लॉवर और गेली फाइट करने आते हैं। इनमें से एक के पास फायर की स्पिरिट थी तो दूसरे के पास आइस की, और दोनों ही शुरुआत में एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। इनकी फाइट देखने लायक है क्योंकि ऐसा लग रहा है मानो दो मेनलैंड के सबसे ताकतवर योद्धा आमने सामने आ गए हैं, क्योंकि ये दोनों ही मेनलैंड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हैं। अब फिर फाइट करते करते लॉवरी जीत जाता है। जियान सोचता है कि जियानन एकेडमी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर मेरे टीचर ने मुझे ट्रेन नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ सबसे पीछे होता। यहाँ सब जीनियस है और अगर मैं खुद से अभी कल्टीवेट करने की कोशिश करता तो इनके बराबर कभी ना पहुँच पाता। जियान सोच में पड़ जाता है कि आखिर यहाँ किस तरह की ट्रेनिंग होती है। क्या एकेडमी इनको इतनी हार्ड ट्रेनिंग कराती है कि इनको ब्लैक कॉर्नर तक पहुँचा देती है। टीचर रॉलिन बताती है कि हालांकि ये डेंजरस है, इससे कई सारे टैलेंटेड बच्चे हमसे खो जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स लाइफ एंड डेथ को फेस करके वापस आ पाते हैं, वो चाहे टेम्परामेंट हो या फिजिकल स्ट्रेंथ, वो हर चीज में स्ट्रांग हो जाते हैं। जियान ये सब सुनकर हैरान है और कहता है कि लूमो और बाकी लोग नए टेरिटरी में अकेले जाकर आए हैं। अब अगला मैच लूमो और जियान का है। इसका असली नाम लूकी सेनपाई है, लेकिन सभी उसे लूमो बुलाते हैं। सभी को ये लग रहा है कि लूमो जीतेगा क्योंकि ज़्यूबेंग तो चलो कमजोर था, लेकिन लूमो एल्केमी डिपार्टमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट है। यही बात टीचर रॉलिन जियान को समझाती है और कहती है कि तुम्हें ये जीतना ही होगा क्योंकि तभी फिर बाइशन वाली परेशानी से तुम बच पाओगे। जियू भी कहती है कि मैं भी तुमसे नाराज हो जाऊंगी अगर तुमने उस एनोइंग बच्चे को नहीं हराया तो। अब जियान आगे बढ़ने लगता है और बाइशन जियान को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम कैसे मेरे होते हुए जी जूनियर को पा सकते हो। वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़की को देखते हैं जो जियान पर चुपके से नजर बनाए हुए है। लूमो को सब चीयर करने लगते हैं और ये देखकर लूमो खुश हो जाता है और सभी को धन्यवाद कहता है और सीयू को भी फ्लाइंग किस देकर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जियान को हरा दूंगा। लूमो जियान के पास आकर पूछता है कि क्या आप ब्रदर जियान हो? तो तुम जियाओ फैमिली से ताल्लुक रखते हो जहाँ से वो दोनों लड़कियां हैं। तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए यहाँ तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम्हारा मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा, लेकिन आज मुझे जियू को खुश करने के लिए जीतना होगा। जियान कहता है कि मेरा गोल टॉप 5 में आने का है। क्या अब भी तुम मुझे जीतने नहीं दे सकते? लूमो जियान को समझाता है कि देखो, जमीन से जुड़े रहने में ही भलाई है। जो ज्यादा आसमान में उड़ता है वो गिरने पर ज्यादा चोट खाता है। मेरे अंदर भी टॉप 5 में घुसने का कॉन्फिडेंस नहीं है। अब फिर उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। वहाँ लड़कियां जियान को चीयर कर रही थी और टीचर रॉलिन जी जूनियर को चिढ़ाने के लिए कहती है कि अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है, अभी से यहाँ की लड़कियां जियान पर मरने लगी हैं। अब फिर दोनों अपना अपना हथियार निकाल लेते हैं और स्वॉर्ड फाइट शुरू कर देते हैं। और स्वॉर्ड फाइट में जियान भारी पड़ता है और फिर उसके स्वॉर्ड को भी फेंक देता है। लूमो समझ जाता है कि जियान डिफेंस में ताकतवर है। मैं अपनी स्पीड का यूज करके उसकी बॉडी को छू तक नहीं पा रहा हूँ। मैंने इसे अंडर एस्टिमेट कर लिया है। लूमो कहता है कि शायद मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। अब मुझे तुम्हें अपनी आइडेंटिटी दिखानी ही पड़ेगी। मैं फाइटिंग में अच्छा नहीं हूँ, बल्कि जिसमें मैं अच्छा हूँ वो है खेलने में। और अब फिर वो अपने फायर एट्रीब्यूट को निकालता है और कहता है कि इससे मेन स्ट्रेंथ फाइटिंग स्पिरिट वाले वॉरियर को भी घायल कर दिया था। एक एल्केमिस्ट की फायर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। उसकी फायर को देखकर सब हैरान हो जाते हैं, लेकिन जियान भी अब कहता है कि मैं फाइटिंग में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन जिस चीज में मैं अच्छा हूँ उसका नाम है दूसरों को खिलाना। और फिर वो अपनी पर्पल फ्लेम निकालता है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या जियान भी एक एल्केमिस्ट है। टीचर रॉलिन भी हैरान है और उसे पता चल जाता है
कि जरूर इसका टीचर कोई एल्केमिस्ट है, जिस वजह से जियान के पास ये फ्लेम आ पाई है। और फिर उनमें फ्लेम फाइट शुरू हो जाती है। लूमू का अपनी फ्लेम के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल था और जियान भी अपनी फ्लेम को कंट्रोल में लाकर उस पर हमला करता है और उनमें फाइट शुरू हो जाती है। और फाइट के दौरान लूमू एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट करवाने में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि जियान की फ्लेम्स ने उसे नीचे से पकड़ लिया है। और ये देखकर वो हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि जियान ने अपनी फ्लेम 2 भाग में स्प्लिट कर ली थी। एक भाग तो सामने से लड़ रही थी और दूसरा भाग मुझे नीचे से बांध रहा था। ऐसा करना तो खुद उसे भी नहीं आता है। जियान कहता है कि तुम अब यहाँ से निकल सकते हो, इसलिए भलाई इसी में है कि तुम हार मान लो। लूमू छूटने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं छूट पाता तो वो हार मान लेता है। जियान कहता है कि अगर मेरे पास मेरी फ्लेम्स ना होती तो तुम मुझे हरा ही देते। तुम सच में एक अच्छे वॉरियर हो। वो फिर कहता है कि कोई बात नहीं, और वैसे भी इसमें शर्म कैसी, तुम मेरे होने वाली फैमिली से ताल्लुक रखते हो और अपने फैमिली मेंबर से हारने में कोई शर्म नहीं। वो ऐसा जियो की वजह से कर रहा था। सभी लोग जियान को चीयर करने लगते हैं और जियान जी जूनियर के पास जाता है। और फिर जियान जी जूनियर को देखते देखते याद करता है कि कैसे जी जूनियर हमेशा से उसका साथ देती आई है। जब जियान कमजोर था तब भी जी जूनियर हमेशा जियान का साथ देती थी, और आज इतने सालों बाद भी जी जूनियर जियान के साथ है। अब जियान को पता नहीं चलता कि कब उसने जी जूनियर का हाथ पकड़ लिया है। और टीचर रॉलिन खांसी मारकर कहती है कि तुम्हारे बीच जो भी रिश्ता है उसे पब्लिकली शो करना अच्छी बात नहीं है। जी जूनियर शर्माकर दूर हट जाती है और फिर अब दूसरी टीम लड़ने आती है। वू हाओ आउटर सेक्ट की लॉ एनफोर्समेंट टीम का वॉरियर है और ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टीचर रॉलिन कहती है कि इसकी स्ट्रेंथ को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। अब फिर जियान इसको देखने लगता है और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।